अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का। और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, यही रात अंतिम और यही रात भारी। कैसे? उपचुनाव की रात है और ये रात बहुत संग्राम होता है। रात शुरू हो चुकी है। कई पार्टियों पर बहुत भारी पड़ने वाली है और कई पार्टी के नेताओं को बहुत मज़ा आने वाला है। क्या होता है इस रात में और ये उपचुनाव की रात कैसी गुजरती है, खासतौर पर जब उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभा सीटें प्रतिष्ठा में फंसी हुई हों और इसके पहले 3 महीने पहले मुकाबला 4 महीने पहले कुछ और हो चुका हो, तो जाहिर सी बात है कि स्टेक बहुत बड़ी है। जैसा कि मैंने पहले की डिबेट में कहा और आज ये उपचुनाव की अंतिम डिबेट है। इसके बाद वोटिंग होने जा रही है। वोटिंग के बाद परिणाम आएंगे 23 को। तो बहनों भाइयों, क्या चाहता है उत्तर प्रदेश और कंप्लीटली ये चुनाव फोकस रहा? किन विषयों पर? आज सभी मुद्दों पर विस्तृत चर्चा करेंगे। बहनों भाइयों, इस उपचुनाव में खास तौर पर जो बात सामने आई, जिसका जिक्र मैं पहले भी आपके समक्ष कर चुका हूं और आज फिर उस बात को थोड़ा सा दोहराता हूं, फिर बात को हम आगे बढ़ाएंगे। कंप्लीटली उत्तर प्रदेश का यह जो बाई इलेक्शन है 9 सीटों पर, जो पश्चिम से पूरब तक और सेंट्रल यूपी अवध तक फैला हुआ है, सीसा मऊ से लेकर कटहरी तक और मझुआ से शुरू हुआ है तो मीरापुर तक। कंप्लीटली ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी बनाम समाजवादी पार्टी है। न एनडीए लड़ रहा है, न इंडिया लड़ रहा है। समाजवादी पार्टी और बीजेपी चुनाव लड़ रही है और 2 पर्सनालिटीज का भी चुनाव है। योगी आदित्यनाथ बनाम अखिलेश यादव। साइड भूमिका में मायावती जरूर दिख रही हैं। उनके पास 9-10% का वोट शेयर है यूपी में, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। वो किसी को भी खड़ा करेंगे तो इतना वोट उनको मिलता है। हालांकि ग्रेजुअली उनका वोटों में डिक्लाइन लगातार आ रहा है। 12 से जो उनका मत प्रतिशत गिरना शुरू हुआ है वो आज तक थमा नहीं है। इस चुनाव भी कुछ और कम होने के आसार भी हैं। चंद्रशेखर और जयंत चौधरी भी कहीं कहीं भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं, बट कंप्लीटली ये 2 बड़े नेताओं की फेस वैल्यू और 2 बड़े नेताओं के बीच के मुकाबले का चुनाव है। मुद्दे क्या हैं इस बार के चुनाव में? अगर आप स्थानीय मुद्दे, सुपर हाइपर लोकल जिसे कहते हैं, उन मुद्दों के इतर अन्य जो मुद्दे हैं, उसमें बीजेपी की तरफ से हार्ड हिंदुत्व की लाइन, बटोगे कटोगे और समाजवादी पार्टी संविधान आरक्षण, ये मुख्य कोर विषय हैं। लेकिन इन सब के पीछे जो बैकएंड स्ट्रक्चर है, जो फाउंडेशन है, वो जातियों का फाउंडेशन है। और इसके पिलर कौन है? बीसीज और एससीज, बैकवर्ड कास्ट और शेड्यूल्ड कास्ट कम्युनिटी, जिनके हाथ में ताकत है पॉलिटिकली। वो जिधर मूव करेंगे वो पार्टी जीतेगी। इसमें कोई दो राय नहीं कि पुलिस और प्रशासन भी उपचुनाव में महत्वपूर्ण रोल अदा करता है और वो कई बार भारी भी पड़ता है। जिसकी सत्ता होती है उसको थोड़ा एक एज रहता है, बढ़त रहती है, मनोवैज्ञानिक फायदे होते हैं, लॉजिस्टिक का भी लाभ होता है। और अगर आपके साथ पुलिस फोर्स हो, आप सत्तारूढ़ दल हैं, तो इसका एक एडवांटेज होता है। और अपने अपने कार्यकाल में सबने इस एडवांटेज को लिया, किसी ने कम लिया है और कोई बहुत ज़्यादा लेता है, पर एक मनोवैज्ञानिक बढ़त होती है। अब मसला ये है कि आज एक आरोप लगा, समाजवादी पार्टी ने ओपनली आरोप लगाया कि किसी भी वोटर की आईडी कार्ड पुलिस चेक नहीं कर सकती। वैसे बात तो लीगल है, पुलिस को चेक करने का अधिकार नहीं, केवल पीठासीन अधिकारी या उनके द्वारा नियुक्त किया व्यक्ति ही वोटर की आईडी कार्ड चेक कर सकता है। तो समाजवादी पार्टी की कंप्लेन है कि चेक न किया जाए। तो बीजेपी का कहना है ये बुरके वालों का वोट रोकने के वोट को फर्जी वोटिंग के लिए समाजवादी पार्टी आरोप लगा रही। वैसे ये कोई नई बात नहीं है और पिछले काफ़ी वक्त से बुरके वालों को रोकने की तमाम कोशिशें होती हैं। कई जगह लाठी चलती है, रोके जाते हैं, आईडी चेक होती है, वोट पढ़ते भी हैं, नहीं पढ़ते, तमाम तरीके की चीज़ें होती हैं। इस इलेक्शन में कोई ऐसी नई चीज़ होती नहीं दिख रही जो पहली ना हुई हो। कहीं कम कहीं ज़्यादा, कहीं तवा 60 डिग्री गर्म था, किसी ने 70 गर्म कर लिया, पर तवा गर्म हमेशा रहता है। तो इस बार चुनाव में क्या तय हुआ है, जनता क्या चाहती है? बहन भाइयों, 4 जून के परिणाम ने भारतीय जनता पार्टी को बहुत रिस्क में ला दिया उत्तर प्रदेश में। उस रिस्क को मीट आउट करना बीजेपी के लिए बड़ा
बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है, क्योंकि सीधे 64 से आकर कहाँ रुके थे, 33 पे। और जो 5 सीट थी जिस पार्टी की, उसके गठबंधन और सब मिला के 43 जीत के आए थे। यानी इनकी बढ़त और उनकी घटत, ये बीजेपी को बहुत डिस्टर्बिंग बात है बीजेपी के लिए। और शायद दिल्ली की गद्दी पे अपना बहुमत पाने में असफल इसीलिए हुए क्योंकि उत्तर प्रदेश में ऐसा मैंडेट आया। क्या वो जून वाला मैंडेट कायम है या फिर उसमें कोई परिवर्तन है? मुख्य कोर विषय यही है और एंड ऑफ द डे 23 तारीख को इसी का जवाब मिलेगा कि वो मैंडेट है या फिर मैंडेट में बदलाव आया है। दूसरी बात, एक और पैरामीटर चेक हो जाएगा विद इन 4 मंथ कि कम्युनिटीज किसके साथ है। मैंने एक टर्म यूज किया था पिछली डिबेट में, फिर दोहरा रहा हूं उसको। कम्युनिटीज का वोटिंग जो पैटर्न है और वोटिंग बिहेवियर है, पहले इंडिविजुअल का होता था, अब जातियां वोट करती हैं। जैसे कुर्मियों का वोट पैटर्न, कुशवाहों का, शाक के सैनी, मौर्य, कुशवाहा, प्रजापति, निषाद, राजभर, बिंद, कोरी, गड़रिया, सबका अपना अपना वोटिंग पैटर्न है सबके। तो क्या वो कंटिन्यू है या फिर उसमें कोई बदलाव हुआ है? बीजेपी क्या बीसीस के कुछ वोट अपनी तरफ लाने में कामयाब होगी? और शेड्यूल्ड कास्ट जो कुछ का एक बड़ा हिस्सा संविधान आरक्षण के नाम पर मूव हुआ था इंडिया अलायंस की तरफ, वो कुछ थमेगा, ये पाएंगे? अगर बीजेपी ये पाने में कामयाब होगी तो अपनी पोजीशन को स्ट्रेंथन करेंगे, और अगर नहीं ला पाई तो फिर ये 27 में बीजेपी को भारी और बहुत भारी पड़ेगा ये उपचुनाव। तो 23 तारीख के परिणामों पर नज़र है और कल है वोटिंग। बहुत चीज़ें क्लैरिटी होंगी, तो सीट बेल्ट बांध लीजिए क्योंकि कल बड़ा ऐतिहासिक चुनाव होने वाला है। तो कुछ बयान। सुरक्षा बल से नहीं चुनाव जीते जाते हैं, जन बल से चुनाव जीते जाते हैं। जो बाई इलेक्शन उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी अपने कैडर से चुनाव नहीं लड़ रही है, अपने कार्यकर्ताओं के ताकत पे नहीं लड़ रही। अभी सुनने में आ रहा है कि रास्ता बदले जा रहे हैं, रास्ते रोके जा रहे हैं। बीजेपी को डर है कि वो चुनाव हार रहे हैं। मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, मंत्री, विधायक, सांसद, जिलाधिकारी, पुलिस कप्तान, सीओ, एसओ, पुलिस फोर्स सब लगी हुई चुनाव जिताने में। अभी नारा बदला है, कल कुर्सी बदल जाएगी। इस तरह की जो बयानबाजी आ रही है वो सब बचने का प्रयास है, अभी से बचने का प्रयास कर रहे हैं। धरातल की सच्चाई उनको पता चल गई है कि हम कहीं आने वाले नहीं है, भाजपा आ रही है, तो ये सब बचने का प्रयास है। तमाम फर्जीवाड़ा उनके सरकारों में रहा है, तो वही दिमाग में आज तक वही चल रहा है उनके दिमाग में भी। वातावरण बता रहा है, हालात स्थिति को स्पष्ट कर रहे हैं कि 9 की 9 सीट शायद एक आध पे कहीं भारतीय जनता पार्टी जीत जाए, वरना इंडिया अलायंस को जा रही है। तो बहन भाइयों, आज की परिचर्चा को आगे बढ़ाएंगे। बहुत दिलचस्प पैनल आज मैंने आमंत्रित किया है। आनंद दुबे उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। सुनील शुक्ला जी बहुत ही जाने माने राजनीतिक मामलों के पत्रकार हैं। कर्नल शरद शरण मौजूद हैं मेरे साथ, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। रोहित अग्रवाल राष्ट्रीय लोकदल से हैं। डॉक्टर एमएच खान बीएसपी के पूर्व राष्ट्रीय प्रवक्ता और पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। सुशील दुबे जी मेरे साथ मौजूद हैं, जाने माने पत्रकार। और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। आप सभी का शुक्रिया और धन्यवाद इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए। तो आनंद दुबे जी, कार्यक्रम की शुरुआत आपसे, और अब आप बताइए कि आप पर कैसी गुजरने वाली है आज की रात। आपसे तात्पर्य आपके कार्यकर्ताओं से। देखिए ब्रजेश जी, हमारी तो हर रात अच्छी गुजरती है क्योंकि हम उम्मीदों की सुबह। अरे आप ही की ठीक गुजर रही है सर। नहीं ब्रजेश जी, आपकी भी ठीक गुजर रही है और सबकी ठीक गुजर रही है। योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश में जो सुरक्षा का वातावरण तैयार किया है, उससे सब लोग रात में बहुत ही आनंदित होकर सोते हैं, खुशमय माहौल में और सुरक्षा के माहौल में सोते हैं, और सुरक्षा के माहौल में सुबह उठ के मॉर्निंग वॉक करने भी जाते हैं। लेकिन हम उम्मीदों की सुबह के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, और जिस तरह से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के डबल इंजन की सरकार ने काम किया है, योगी आदित्यनाथ जी का लोकप्रिय और एक विश्वसनीय सशक्त चेहरा है, जिसने सुशासन स्थापित करने का काम किया है, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में सुधार करने का काम किया है। जो उत्तर प्रदेश अपराधियों, माफियाओं, हिंसा, दंगाइयों के लिए कभी देश में जाना जाता था, उस उत्तर प्रदेश को निवेश का प्रदेश अगर किसी ने बनाया तो योगी आदित्यनाथ जी ने बनाया है।
तो निश्चित रूप से इन सभी चीजों को लेकर हम जनता के पास गए हैं। सभी 9 की 9 सीटों पर हमने जनता का आशीर्वाद मांगा है। संगठन की पूरी ताकत, सरकार में जो हमारे मंत्री हैं, सभी हम सब ने मिलकर उन चुनाव क्षेत्रों में जाकर जनता से आशीर्वाद मांगा है, अपनी उपलब्धियां बताई हैं, और यही वजह है कि जनता हमारे साथ खड़ी है। और समाजवादी पार्टी के जिस तरह के बयान आ रहे हैं, ये कोई नए बयान नहीं। 2014 के बाद से हर चुनाव में लगभग यही बयान है। और अभी तो आप छोड़िए, कल जब चुनाव हो जाएंगे और 23 को जब रिजल्ट आएंगे तब फिर ईवीएम का रोना शुरू होगा। आनंद और जी, ये इनका वही बुरके नारा वालों है। से कोई प्रॉब्लम है? खान साहब को थोड़ा जिज्ञासा थी, क्या बुरके वालों से कोई प्रॉब्लम है? नहीं, आप देखिए ना, हमारे प्रत्याशी को मुस्लिम समुदाय के लोग नोटों से तौल रहे हैं। हैं? ये श्रद्धा, ये प्रेम है, हमें ऐसा? जिंदा दे रहे हैं, हमारे साथ मिलजुल बम्बई। के आगे बढ़ रहे हैं। और इसी वजह से खान साहब बीच क्योंकि में योगी बोलिए। आदित्यनाथ जी ने कहा है कि बटोगे तो कटोगे, मतलब अगर बटेंगे तो समाज को तोड़ने वाली ताकतें आपको काटने का काम करेंगी। कुछ आइडिया तो दे सकते हैं कि ये जातियों बुरके वाले किस किस को अपनी आईडी दिखाएं? जी बुरके वालों को किस किस को आईडी दिखानी है, कुछ आइडिया है? नहीं ब्रजेश जी, बुरके वाले हो, बिना बुरके वाले हो, घूंघट वाले हो, धोती वाले हो, पगड़ी वाले हो, गमछा वाले हो, सबको वही आईडी दिखानी है जो भारत सरकार ने, भारत निर्वाचन आयोग ने जारी किया है। आप अपनी आईडी दिखाइए, जाइए किसको किसको दिखाना है? कुछ एक गाइडलाइन बनी है कुछ? नहीं, ब्रजेश जी, निर्वाचन आयोग की जो गाइडलाइन है, आप जाएंगे वहां पर जो सुरक्षा कर्मी जो लगे रहेंगे, वहां जो वहां पहुंचेंगे, उसके आगे जब आप बूथ पर जाएंगे तो जो वहां मतदान अधिकारी तो होंगे, दरोगा आईडी जी को तो नहीं दिखाइए, दिखाना वोट ना? जी दरोगा जी को दिखाना है या नहीं दिखाना? नहीं ब्रजेश जी, दरोगा जी को क्यों दिखाना है या दरोगा जी क्यों देखेंगे? लेकिन हाँ, अगर आप कंडीशन है, देखो। उपद्रव करने की कोशिश करेंगे, फर्जी वोटिंग कराने की कोशिश करेंगे, आप उसमें विघ्न डालने की कोशिश करेंगे, तो प्रशासन अपना काम करेगा, क्योंकि प्रशासन की यही जिम्मेदारी है। उसको यही ड्यूटी दी गई है कि शांतिपूर्ण तरीके से सभी लोग आए, वोट अच्छा, करें। एक सवाल और है। जी, ये लाल पर्ची सिर्फ ये लाल टोपी वालों को ही मिल रही है? भगवा नहीं, वालों को ब्रजेश लाल जी। पर्ची नहीं आ रही? ब्रजेश जी, लाल पर्ची जिनके काले कारनामे हैं सबको जा रही है। अब यह अलग विषय है कि उसमें लाल टोपी वालों की संख्या बहुत ज्यादा है, क्योंकि लाल टोपी वालों के कारनामे ही काले रहे हैं। और ये हम थोड़े ना कह रहे हैं, उत्तर प्रदेश की जनता भी कह रही है। और इस बहुजन बात समाज को आप पार्टी के बहुत जो आपके स्मार्टली साथ प्रमाणित कर रहे हैं बैठे कि वो आपके यहाँ पूछ लीजिए, सब, उनकी पार्टी की जो मुखिया बहन जी वही कहती थी जी। कि समाजवादी पार्टी मतलब गुंडों की पार्टी। और आप ये बात प्रमाणित करते हैं कि आपके यहाँ सब सदचरित्र, अच्छे, भले और शरीफ लोग ही हैं, इन्हीं के यहाँ बुरे लोग भरे पड़े हैं। बिल्कुल, क्या बिल्कुल, कर्नल भारतीय साहब? जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता अनुशासित कार्यकर्ता है। भारतीय जनता पार्टी का हर एक सिपाही अनुशासित सिपाही है। और भारतीय जनता पार्टी में अगर इस तरह का कोई कार्य करेगा तो पार्टी उससे उसके Thank you. खिलाफ भी कार्य करेगी। बहुत शुक्रिया। मैं आपके सहयोगी दल को भी आउट ऑफ टर्न बुला लेता हूँ, फिर आज पॉकेट्स में बात करेंगे, जैसे बीजेपी सहयोगी दल, फिर आप लोगों से भी चर्चा करेंगे। पहले इनका पक्ष पूरी तरह आ जाए। रोहित अग्रवाल, राष्ट्रीय लोकदल के प्रवक्ता हैं, हमारे साथ मौजूद है। रोहित, आपका स्वागत। और मैं आपसे जानना चाहता हूं कि मीरापुर में कैसी तैयारी रही आपकी? मीरापुर में हमारी तैयारी बिल्कुल पूरी तरीके से हो चुकी है, और जनता का जो प्यार माननीय जयंत चौधरी जी को मिला, कल जब रोड शो करने वो आए, तो हमने देखा कि किस तरीके से हर समाज ने, हर वर्ग ने, हर धर्म के व्यक्ति ने, हर जाति के व्यक्ति ने माननीय जयंत चौधरी जी के स्वागत करने के लिए कोई भी कसर नहीं छोड़ी। वहाँ पे हमारे कार्यकर्ता तो बहुत बाहर रह गए थे। सिर्फ आप ही के नेता का स्वागत किया या जनता ने बीजेपी वालों को नहीं किया? नहीं, देखिए, स्वागत तो सबका हुआ है, उनका नाम भी जोड़ लेते। नहीं, देखिए, जो माननीय जयंत सुनील शुक्ला जी को कुछ तो चैन मिलता है। अच्छा ब्रजेश जी, एक चीज बताइए, जब अपना बेटा आता है तो फिर बाकी तो फिर दाएं बाएं हो जाते हैं ना लोग। तो माननीय जयंत चौधरी जी जब आते हैं वहां पे, मतलब तो फिर बाकी क्या सौतिया वाला मसला है? नहीं, बाकी मतलब हमारे भी नेता बाकी, ऐसा थोड़ी ना, हमारे भी जो बाकी नेता हैं वो भी कहीं ना कहीं स्वागत में ही लग जाते हैं। को ये पराया बच्चा कह रहे, पराया बेटा। क्या रोहित, नहीं, ऐसा मत करो, इतनी मेहनत की है। नहीं, अरे आपके भाई, नेता ने तो एक रैली, एक रोड शो, बाकी बीजेपी ने जान लगा दी। और आप कह रहे हैं कि जब अपना बेटा आता है, चचेरा बेटा, सौतेला बेटा। नो, मुझे मतलब दुख हो रहा है। नहीं, आपको दुख अच्छा खान है। साहब प्लीज पानी लीजिए। अच्छा है, खान साहब को पानी की आप जरूरत भी पड़ेगी। लीजिए पानी। हाँ।
तो देखिए स्थिति बिल्कुल साफ है। क्या हुआ? कि दुख हो रहा, आपको दुख हो रहा है, मुझे हो रहा है ना, आप क्यों चिंता कर रहे हैं? बोलिए दुबे रोहित। जी को भी पानी की जरूरत पड़ गई, अभी तो समाजवादी वालों को भी पड़ेगी। सबको पड़ेगा। तो देखिए जनता को 23 तारीख आने खान दीजिए, 23 तारीख आने दीजिए, सबको पड़ेगी। सही कह रहे हैं खान साहब। देखिए आज जनता तय कर चुकी है, जनता कह रही है 2.5 साल तक तो एनडीए की सरकार रहनी है, और अगर हम एनडीए का विधायक चुनेंगे तो कम से कम बहाने तो सुनने को नहीं मिलेंगे। अच्छा आज अगर इनके 42 सांसद चुन दिए तो इनके 42 सांसद कोई काम करते हैं? वहां पे जाके बैठ जाते हैं। जनता जब आती है अपने काम लेके तो कहते हैं हमारी सरकार आने तो तब काम करेंगे। तो जनता कह रही है कि भैया जब अब तो 27 में अगर हम सरकार बदलेंगे तब हम समझेंगे, अभी तो जिसकी सरकार है हम उसी को वोट देंगे। अब देखो ये भी जनता बहुत ने तय कर कंट्रोवर्शियल लिया। बात आपने नहीं ये कह दी। कंट्रोवर्शियल नहीं आप है। सुन लो, पूरी बात सुनो। ये तो आप कंट्रोवर्शियल चाहते नहीं है हो कि विजय जी। लखनऊ दिल्ली में जिसकी सत्ता रहे, जनता उसी का विधायक चुन ले, अपनी पसंद का ना चुने। तो जनता कह काम रही है तभी ना। होगा जब आपके साथ होगा, मतलब सत्ता नहीं, रूढ़। ये बहुत काम आपत्ति दूसरे है। उनके विधायक करते ही नहीं, उनके विधायक काम करते ही नहीं, उनके सांसद विधायक काम करते ही नहीं, वो तो सिर्फ बहाना ढूंढते हैं। आप देखिए उनके आपने विधायक और तो कह सांसद दिया क्या कि करते नहीं करने हैं, देंगे। उनके विधायक और सांसद सिर्फ और सिर्फ अपना सुबह मॉर्निंग वॉक करेंगे, 12 बजे नाश्ता करेंगे, 3 बजे लंच करेंगे, 5 बजे उनको कुछ और चाहिए, ये क्या अपना शेड्यूल 5 से बता लेके रहे हो 8 या तक उनका कुछ और चाहिए। किसका शेड्यूल है ये? ये मैं विपक्ष वाले विधायकों का शेड्यूल बता रहा हूं आपको। बड़े हेल्दी हाँ, होंगे वैसे कुछ- तब तो। हाँ कुछ लोग तो हैं जो 3 बजे सो के उठते हैं। खान साहब बीच में। विजेश जी कुछ तो बड़े नेता हैं जो 3 बजे सो के उठते हैं और रात को 1:30 बजे तक टेनिस खेलते हैं। वो भी शेड्यूल है हमारे पास। अच्छा। तो देखिए स्थितियां बिल्कुल साफ हैं। जनता भी अब कह रही है कि भैया तुम टेनिस ही खेलो, है ना। फिलहाल 2.5 साल तुम टेनिस खेलो और फिलहाल 2.5 साल हम सत्ता के आपके विधायकों लोगों को को ही लाल चुनने पर्ची का तो काम आई करेंगे। नहीं? हाँ जी, हाँ जी, सॉरी आपके लोगों को तो लाल पर्ची आई नहीं। नहीं, ये आप कैसे कह सकते हैं? अच्छा ये डिसाइड कैसे कर सकते हैं कि जिसको लाल पर्ची आई है वो समाजवादी पार्टी का ही है? मतलब किसी को, जिस भी व्यक्ति को अगर लाल पर्ची आई है तो समाजवादी पार्टी का आप तो ये एक एक्सेप्ट आंकड़ा कर दे रहे दो, हैं? आंकड़ा दे दो कि ये हमारे यहाँ नहीं, इतनों को आई। 2-4 उदाहरण दे दो। आप ये एक्सेप्ट कर रहे हैं ना कि जितनों को लाल पर्ची आई सब समाजवादी पार्टी के? मैक्सिमम। हाँ, तो मतलब सारे 99% सारे अपराधी, मतलब 100% अपराधी समाजवादी पार्टी में? मतलब जिसको पुलिस पर्ची दे दे वो अपराधी। बिल्कुल, बिना हिस्ट्री शीट के थोड़ी ना पर्ची दी जाती है। पर यही जो पर्ची कंप्लेंट दी जाती है तो आपने हिस्ट्री 19 शीट के में ऊपर हमसे दी जाती की थी है। कि आपको बहुत लाल पर्ची आई है, अब नहीं आई। नहीं, देखिए जो जिसकी हिस्ट्री शीट होती है उसको लाल पर्ची आती है। अगर वो समाजवादी हैं सारे के सारे लाल पर्ची वाले, तो इसका मतलब 100% अपराधी समाजवादी पार्टी में। तो जनता को तो वैसे इनको नकार देना चाहिए भाई। ऐसे अपराधियों को चुन के करेंगी क्या जनता, जो समाज में सौहार्द ना बना रहने दें? मतलब सपा से जितने लड़ रहे हैं सब अपराधी है। मैंने कहा जो आपने लाल पर्ची की बात की, तो लाल पर्ची वाले सारे अगर you. अपराधियों, हाँ सपा से जितने लड़ रहे हो ज्यादातर धन्यवाद। परिवारवादी जरूर है। कर्नल शरद शरण जी को स्क्रीन पे लाया जाए, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। कर्नल साहब स्वागत आपका। आपके इन आरोपों के पीछे आधार क्या है कि बुर्के वालों को रोकने के लिए, आईडी कार्ड चेक करने के लिए कहा जा रहा है, प्लस ये आज आपकी पार्टी की तरफ से विस्तृत बयान और नोट्स जारी हुए कि बड़े पैमाने पर आपके कार्यकर्ताओं को रोका जा रहा है या लाल पर्ची दिखाई जा रही। भाई पुलिस लाल पर्ची वही देगी जिसका नाम थाने के लाल रजिस्टर में होगा। शिकायत किस बात की है? ब्रिजेश जी, एक जमाना था कि 10% लोग 90% को मारते थे और जब रोना चाहते तो रोने भी नहीं देते थे। और जब गांव के बाहर पुलिया से होते हुए थाने जाने के लिए निकलते थे तो वहाँ 4 लठैत पुलिया पे बैठे होते थे, ये बताने के लिए कि वापस चले जाओ बेटा घर, नहीं तो जो थोड़ी बहुत हड्डियां बची वो भी तोड़ देंगे। ये कोई फिल्म का सीन है यार? बिल्कुल, ये बिल्कुल समाज रियल की, है। ये समाज की फिल्म है और सैकड़ों हजारों साल चली है। लेकिन आप कमाल देखिए ईश्वर का, टेक्नोलॉजी का। आज की तारीख में गली मोहल्ले में कहीं कुछ होता है, या तो सीसीटीवी की फुटेज मिल जाती है या सोशल मीडिया पे वीडियो मिल जाता है। इस समय पिछले 5 या 6 घंटे का अगर आप देखें तो ट्विटर पे, फेसबुक पे, हर जगह पर जगह जगह बूथों के वीडियो चल रहे हैं। जेसीबी या तो उनका रास्ता खोद रही है, या वहाँ पाइप डाले जा रहे हैं, या फाटक बदले जा रहे हैं, या वहाँ के सीसीटीवी डिस्टर्ब किए जा रहे हैं। और ये मैं दावा नहीं कर रहा हूँ, ये मैं दावा नहीं कर रहा विकास हो हूँ, रहा है। ये सब सोशल मीडिया पे है और ये सब 6 घंटे के अंदर कमाल हुआ है। तो यही रात अंतिम और यही रात बहुत भारी। आप लोगों कितनी पर भारी, रावण की यही लाइन कितनी भारी, कितनी भारी वो भी बता देता हूँ। ये आपके ऊपर भारी पड़ रही है, मतलब आपके कार्यकर्ताओं पे? नहीं, कितनी भारी आप सुनेंगे तो समझ जाएंगे किस पे पड़ रहा है। प्लीज। रावण की अभी यही लाइन हालत ये है कि बीच में ना बोलें। अभी हालत ये है जो 1600 गांव में भाईचारा चला रहे थे, वो कटोगे बटोगे नाम पे हिलने लगते हैं मीरापुर में, कि अब पता नहीं मीरापुर में कटोगे बटोगे पे लड़े कि मीरापुर में लड़े। और जो ये लाल पर्ची की आपने बात कही है, तो मीरापुर में जिन घरों में पर्ची जा रही है ना, वो ये जो परिवारवादी बता रहे हैं, तो इन परिवारवादियों को काफ़ी याद करेंगे
कि कौन सी पर्ची की बात कर रहे हैं। इससे ज़्यादा नहीं कहूँगा कि मुझे पता है 27 में क्या होने वाला है, बहुत कुछ बदलेगा परिदृश्य इस प्रदेश में, तो नहीं कहना चाहता हूँ। लेकिन इतना जरूर कहना चाहता हूँ, अचानक तो कैसे बचाओगे अपने वर्कर्स? मैं बता रहा हूं आपको, एक है तो नेक है, एक है तो नेक है, एक है तो नेक है। कटोगे बटोगे बोलने में अब घबरा रही है। क्यों घबरा रही है? 3 दिन से देख लीजिए, कटोगे बटोगे बयान से भारतीय जनता पार्टी के नेता मुकर रहे हैं। आप मौर्य जी का बयान देख लीजिए, नहीं, उन्होंने बाद में ब्रजेश करेक्ट कर पाठक का लिया देख था और लीजिए। सही कहा कि बयान ठीक है। मौर्य जी ने अपडेट कर लिया था स्टेटमेंट। वो मैं भी अपडेट कर देता हूं आपको। कटोगे बटोगे में क्या हो रहा है बता देता हूं आपको। मटन कटेगा, शराब बटेगी, बूथ के रास्ते कटेंगे। अरे मटन सबको नहीं बटा नहीं, भाई। सुन लीजिए, कितना बूथ के मतलब रास्ते, गलत हुआ। वो रसा बटा है बाद में, वो अलग बात है। अभी क्या है, बूथ के रास्ते कटेंगे और लाल पर्ची बटेंगी। लेकिन इसकी वजह से अंततः हो क्या रहा है, शिक्षित और जागृत Thank पीढ़ी you. समाज कह रहा है जनता अब कटेगी और बहुत तावड़े जी शुक्रिया। अब पैसे डॉक्टर एम एच बांटेंगे। खान जी को स्क्रीन पे लाया जाए। बहुजन समाज पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय प्रवक्ता और जाने माने विश्लेषक हैं। खान साहब, स्वागत आपका। और मुझे बताइए कि इस चुनाव में कौन से मुद्दे अत्यधिक प्रभावी रहे हैं, और दूसरा, सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष के बीच चल रहे इस राजनीतिक संग्राम के बीच बीएसपी आपको कहां पर दिख रही है और चंद्रशेखर की भूमिका? नहीं, देखिए ब्रजेश मिश्रा जी, मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगा कि आप बहुत दिन से बटोगे कटोगे का डिबेट चल रहे थे। एक भी जनसभा योगी आदित्यनाथ जी की हमको दिखा दीजिए जिसमें वो ना कह रहे हों कि बटोगे तो कटोगे। एक मर्तबे उन्होंने नहीं कहा कि खाद की सप्लाई नहीं हो रही है किसानों की, हम सप्लाई करवा रहे हैं। एक मर्तबे नहीं कहा कि 5 किलो कम हो रही है यूरिया में, हम उसको बढ़वा रहे हैं। डीएपी की प्रॉब्लम थी। हाँ बिल्कुल, डीएपी की भयंकर प्रॉब्लम है। किसान 90% 75% किसान गांव में रहता है। शहर में तो मकान बना लिया फिर गांव में जाता है, ऐसा नहीं है कि नहीं जाता है। गांव में उसका खेती बाड़ी है, उसके बच्चे शहर में मकान बनाए हैं, फिर टाइम से जाते हैं। पर अगर किसानों की प्रॉब्लम होती खाद की, तो रोहित अग्रवाल नहीं, ये नहीं उठाना चाहते हैं तो क्या कहा पता जाए? होता जरूर इनको। नहीं होता है ये। देख, आप मानिएगा नहीं मानिएगा, हाँ मैं तो मान रहा हूँ। बस खत्म बात हो गई। आप मान रहे हैं, इतने बड़े पत्रकार होके आप मान रहे हैं कि हाँ डीएपी की बहुत बड़ी किल्लत बहुत है। बड़ी बहुत किल्लत बड़ी है और नहीं दिया जा रहा किसान। रात भर किसान लाइन में रात लगा। भर किसान लाइन में लग रहा। दूसरी बात, महंगाई चरम सीमा पर है। महंगाई, जो दाल 50 रुपए किलो मिलती थी आज 120 किलो मिल रही है। अब आप देख लीजिए, बंबई में रुपया के नोट पकड़े जा रहे हैं। बंबई में भारतीय जनता पार्टी के लोगों के साथ क्या हो रहा है, रुपया बांट रहे हैं छटा। तो क्या यहां रुक जाएगा क्या? ये देखिए, रामपुर का इलेक्शन हो रहा था, मुस्लिम मोहल्लों में जाकर के पीएसी और पुलिस के लोग लाठियां बरसा रहे थे और कह रहे थे घर से निकलना नहीं तो हड्डी पट्टी तोड़ दूंगा। तो ये 50% वोट पड़ा। पर आनंद कह रहे हैं भाई हम क्यों चेक करें, नहीं, पीठासीन अधिकारी चेक करेगा। नहीं, ये झूठ बोलना है, झूठ बोलना है सर, ये झूठ बोलना है। देखिए, नंगा नाच कल होगा। जनता आपको कैसे पता है? हमें पता है, ये पुलिस के जरिए रोकेंगे। जो बुर्खा पहन के आएंगी महिलाएं उनको रोकेंगे, जो दाढ़ी रख के आएंगे उनको रोकेंगे। अरे भाई, ये तो वोट कहीं और डाल देंगे। मतलब कपड़े देख के रोके जाएंगे। कपड़े देख के रोकेंगे। ये झूठ मत बोले हैं बैठ करके। ये एक चीज पर नजर रखने के लिए कहते तो पर मायावती जी ने तो एक स्टेटमेंट नहीं दिया। मायावती जी नहीं दिया तो जान रही है ना कि हाँ हमारे लोग जागरूक हैं, वोट डालेंगे। उनको नहीं रोक पाएंगे ना ये लोग। अच्छा, हाँ, इनको नहीं रोक पाएंगे। वो तो उनका तो खेल होता है। तो दाढ़ी बुर्का और पैजामा ही रुकेगा सिर्फ। ये रोक रहे हैं, खाली मुसलमानों को रोकना चाहते हैं, दलितों को रोकना चाहते हैं, बैकवर्ड्स को रोकना चाहते हैं। ये इनकी वाला का क्या है? इनको भी रोकेंगे? नहीं, इनको भी रोकेंगे। इनको ये भी नहीं कुछ कर पाएंगे जब लाठी चलेगी। मैं अपनी उदाहरण दे रहा हूं। ब्रजेश पाठक का चुनाव था एमपी का, और मैं एक बूथ पे गया था। अभी मैं 200 मीटर दूर खड़ा था, पुलिस डंडा लेके दौड़ा ली। दाढ़ी देख के? दाढ़ी देख करके। अरे यहाँ कहाँ आ गए? हमने कहा देखो हमारे गाड़ी पे वाहन पास लगा हुआ है, निर्वाचन आयोग ने कहाँ यहाँ आ गए? वोट डालने आए? हाँ, नहीं, वोट नहीं डालना था हमको तो देखिए, हमको प्रचार करने के लिए वाहन पास मिला था। हमको तो हर बूथ पे जाना था, कहाँ जाती हो रही। वोट वाले दिन आप प्रचार कर रहे थे। वोट वाले दिन आप प्रचार कर रहे थे। एक सेकंड, कमाल करते हो यार। आपको अनुभव नहीं है चुनाव लड़ने का। एक चुनाव लड़ा, एक ने कौन सा चुनाव लड़े हैं? एक लड़े, बताओ जरा। ये एक कोई लड़े थे लखनऊ। अच्छा, जनता वोट किसको करे तो बता दो।
कल जनता किसको वोट करेगी? नो इंटरप्ट। वही जनता वोट करेगी जो बता धन्यवाद। रहा हूं, खाद के ऊपर वोट करेगी। रोहित अग्रवाल सुन लो, तुम्हारी हेकड़ी बंद हो जाएगी। खाद के ऊपर तुम जवाब, गन्ना के किसानों को गन्ने का बकाया रेट नहीं दे रहे हो। 400 रुपए। गन्ना का किसान का उस बकाया नहीं चुनाव दे के रहे बाद हो। गन्ने का रेट पहले 400 राउंड रुपए। बात 400 400 नहीं है अभी। लिख लो, क्या उस चुनाव के बाद गन्ने का रेट अच्छा, 400 देखिए, रुपए। बताइए, भारतीय जनता पार्टी की और सपोर्टर है ना? जनता वोट करेगी। अमित शाह हीरापुर जी, जीतेंगे तो अमित सीने शाह ठोक जी, के कहेंगे जम्मू कि मैं 400 बोल रुपए सकता हूँ। चुप रहो यार, नहीं तो तुमको बोलने नहीं दूंगा मैं। एक सेकंड बीच में नहीं। 1 मिनट में औकात में धमकी डालूंगा उनकी मैं। बात करने लग गए, धम- माता एक कह रहे मिनट में बोलने औकात नहीं दिला दूंगा। दूंगा मैं। मैं आप किसान बीच में से अटैक नहीं कर रहा हूं मैं। खान साहब के मैं बीच में पर्सनल बोल अटैक नहीं कर रहा हूं ना, तो तुमको बोलने नहीं दूंगा खान मैं। साहब छोड़ो, धमकाओ औकात में हो मत। बस। हाँ बोलिए। जम्मू 20 सेकंड बचे हैं। देखिए, जम्मू कश्मीर में अमित शाह जी कहते हैं कि ईद में 2 सिलेंडर, मुहर्रम में 2 सिलेंडर। तो क्या भैया उत्तर प्रदेश वाले का कुछ और जात किया है? यहाँ क्यों नहीं तो दोगे? कटने उठने की बात है। यहाँ कटने की बात हो रही है, यहाँ सिलेंडर की बात नहीं कर रहे हो। धन्यवाद। वहां देने की बात नहीं कर रहे हो। बहुत शुक्रिया आपका। मैं सुनील शुक्ला जी को आमंत्रित करता हूं, बहुत ही जाने माने राजनीतिक मामलों के पत्रकार हैं। सुनील जी, स्वागत आपका। और अब आप बताइए कि उपचुनाव पर आपकी पार्टी का क्या विश्लेषण है। खान साहब प्लीज। हाँ धन्यवाद ब्रजेश जी। मैं किसी पार्टी के रिप्रेजेंट नहीं करता, इसलिए मेरी पार्टी का कोई दृष्टिकोण इस पर नहीं हो सकता। मेरा अपना मानना यह है कि लोकसभा के चुनाव में जो मुद्दे थे वो मुद्दे हैं। उस विषय पर भारतीय जनता पार्टी कोई कोर्स करेक्शन नहीं कर पाई है। इस चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी उन्हीं मुद्दों की चर्चा कर रही है जो लोकसभा चुनाव के दौरान करती थी। उसमें सबसे बड़ा मुद्दा इनका ध्रुवीकरण रहा है, और ये बटोगे और कटोगे का भी जो मुद्दा है वह इसीलिए वो लेकर के आए। जिनकी बात आपने अपने शुरुआती वक्तव्य में आपने दिया कि जो जातियां, जो समूह, जो वर्ग 2014 या 2019 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में लाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी हुई, वो 2024 के चुनाव में बिखरती हुई नजर आई। और इसका परिणाम यह हुआ कि भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में नुकसान हुआ। पिछड़े वर्ग के लोग जो 2014 और 2019 दोनों चुनावों में भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हुए और बदलाव के लिए, अच्छे दिन लाने के लिए, महंगाई को रोकने के लिए, बेहतर रोजगार के लिए, बड़े विकास के नाम पर जोर दिया था, 2024 में उन लोगों को निराशा हाथ लगी। अगर 10 साल सत्ता में रहने के बाद भी अगर ये सरकार केवल ध्रुवीकरण की बात करेगी तो मुझे नहीं लगता कि जिन मुद्दों को लेकर के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी से लोकसभा चुनाव के दौरान असंतोष व्यक्त किया वह दूर होता हुआ नजर आएगा। आज भी अगर आप, मैंने भी सभाएं देखी मुख्यमंत्री जी की, किसी सभा में डेवलपमेंट की बात नहीं होती। पिछले 7 सालों में कोई औद्योगिक विकास हो गया हो, कोई बड़ा निवेश हो गया हो, रोजगार के अच्छे अवसर सृजित हो गए हों, इस प्रदेश में जो लड़के तकनीकी या प्रबंधन के डिग्रियां लेकर के निकल रहे हों, उनके समायोजन के अवसर बन गए हों, जो एक कानून व्यवस्था की बात पे लोग बहुत ढिढोरा पीटते हैं, जो राष्ट्रीय आंकड़ों में वो भी साबित नहीं होता। उसको भी ये बात कही जाती है कि एक वर्ग विशेष या धर्म विशेष के मानने वालों के खिलाफ कार्रवाई करके उसको एक ध्रुवीकरण की कोशिश की गई। जो घटनाएं भी घटी उसमें भी, अगर आप क्या इन ध्रुवीकरण का कोई राजनीतिक लाभ बीजेपी को मिलता आपको ग्राउंड पे दिख रहा है? जैसे कि मैंने कई विश्लेषकों से बात की तो उनमें से कुछ एक का मत था कि पोलराइजेशन तो हो रहा है, और स्पेशली ये जो कैंपेन चल रही है बटोगे तो कटोगे। नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा है नहीं। ध्रुवीकरण की कोशिश कामयाब नहीं हुई। भारतीय जनता पार्टी कोशिश इसीलिए कर रही है कि पिछड़ों में और दलितों ने जो 2014-19 में इनको समर्थन दिया था वह हिंदुत्व के नाम पर उनके साथ आ जाए। लेकिन उनके जो दुश्वारियां हैं उन दुश्वारियों को आप सम्बोधित करते हुए नजर नहीं आ रहे। जिन कारणों से आखिर वो हिंदुत्व के नाम पे आपसे नहीं जुड़े थे, एग्रेसिव हिंदुत्व का जब एजेंडा लोगों ने लागू किया तो यह दलित समुदाय बुद्ध की शरण में चला गया। आपका एग्रेसिव अपोजिशन ने इनको ऐसा क्या दे दिया कि ये उसके साथ ये मोस्ट ओबीसी क्लास या एससी चले गए? ओनली क्या आरक्षण और संविधान नहीं, और कुछ नहीं? नहीं, संविधान का मुद्दा कोई सामान्य मुद्दा नहीं है, वो रोजगार से जुड़ा हुआ मुद्दा है जी। आरक्षण के को सुरक्षित रखने का मुद्दा है। उनको जो संवैधानिक अधिकार मिले हुए हैं जिसके बिना पर वो प्रगति कर सकते हैं उसका एक आश्वासन है। वो केवल ऐसा नहीं कि कोई किताब पढ़ने की बात कर रहे हैं। इन पिछड़ों को, इन दलितों को, समाज के वंचित वर्गों को ये लग रहा है कि संविधान के अलावा अन्य कोई तरीका नहीं है कि आपके आगे बढ़ने का, आपके सामाजिक पिछड़ेपन। आपके मुताबिक जो पार्लियामेंट के इलेक्शन का आउटकम आया, रिजल्ट आया,
उससे क्या बीसीज और एससीज में इस बात का उनका मनोबल बढ़ा कि अब वो बीजेपी को रोक लेंगे, या उन्हें अपोजिशन के साथ रहना चाहिए? या 2024 के चुनाव में दिखाई पड़ा, 2024 के चुनाव के बाद में भी दिखाई पड़ा। जो पिछड़ों का, किसानों का खासतौर से, आज जो कृषि क्षेत्र में लगे हुए लोगों, किसी बट हरियाणा में कैसे बीजेपी ने 40% प्लस वोट शेयर मैनेज किया? वो भी तो अपने आप में बड़ा रिमार्केबल अचीवमेंट है, थर्ड टर्म पाना। ब्रजेश जी, सरकारों के सत्ता में आने पर ही, राजनीतिक दलों के सत्ता के आने पर ही उसका विश्लेषण नहीं किया जाना चाहिए। निस्संदेह हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई। 2014 में जो उसको जन समर्थन मिला था हरियाणा में, उसमें 18% की गिरावट है जी। 2019 में जो कांग्रेस को वोट मिला था, उसमें 11% की बढ़ोतरी है। सवाल यह है कि एक प्रबंधन की स्थिति भी होती है। कोई राजनीतिक दल, अगर कोई राजनीतिक दल अपने चुनाव भी एक प्रबंधन है, लेकिन आप इसके आधार पर आप ये नहीं कर सकते, ये निष्कर्ष नहीं। दोनों पार्टियों में कितने का अंतर है? आधे परसेंट से सभी कम वोटों का अंतर है जी। तो केवल इस बिना पर कि बीजेपी सत्ता में आ गई और जन समर्थन उससे हासिल कर लिया, यह निष्कर्ष निकालना। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया आपका। मैं इस परिचर्चा में सुशील दुबे जी को आमंत्रित करता हूँ। बहुत ही जाने माने पत्रकार हैं दुबे जी, स्वागत है आपका। कल से मैं देख रहा हूँ ये लाल पर्ची, काला बुर्का, आप तो कह रहे हैं कि बेटा वाला भी कुछ फैक्टर रोहित ले आए हैं। अब आप इससे सारे परिदृश्य के बीच देखते हैं तो आपको यूपी के उपचुनाव में क्या आउटकम दिख रहा है? जनता क्या चाहती है? मीडिया मास्टर, जो 9 उपचुनाव हैं, इसमें कोई रावण विभीषण देवी गाय और बैल का चुनाव नहीं है। इसमें सीधे सीधे कटोगे तो बटोगे वाले संत का चुनाव है, जो भगवान स्वरूप हैं उत्तर प्रदेश के, या संविधान रूपी अखिलेश यादव का चुनाव है। और कोई इनमें बीच में है ही नहीं। अब दूसरी बात, न लाल पर्ची, न पीली पर्ची, न हरी पर्ची, न तिरंगी पर्ची, कोई नहीं है। अब आप ये बताइए ब्रजेश जी, जहाँ पर डीएम, सीएम, डिप्टी सीएम, प्रभारी, राष्ट्रीय प्रभारी, विधायक, फलाने ढिमाके, पूरी टीम लगी हो, वहाँ पर इतनी टेंशन क्यों? इतनी टेंशन क्यों? किधर टेंशन दिख रही है? इतनी टेंशन यहीं पर टेंशन आ रही। टेंशन ना होती तो फिर राष्ट्रीय महासचिव 5 करोड़ रुपया काहे बांटते वहाँ महाराष्ट्र में? 2 करोड़ रुपया सिद्धे का आदमी नेता काहे बांटते महाराष्ट्र में? अब वहाँ अगर इतना रुपया बट रहा है, अगर वहाँ तो फिर यहाँ पर को रुपया नहीं बट रहा, फिर यहाँ बटना चाहिए। यहाँ भी तो बटते हुए फोटो आनी चाहिए कि यहाँ के लोग मतलब गरीब नहीं है। यहाँ तो मिलता नहीं, ठीक है। 5 करोड़ 2 करोड़, यहाँ पर 200 रुपये नहीं है। खैर, मेरा कहना के मतलब ये है, जो सुनील भाई जी ने कहा, अभी मैं वही कह रहा हूँ। क्या कारण है, कैसे संभव हो पाएगा? पीडीए तो दोनों के पास है ना। पहला पीडीए है अखिलेश यादव का, पिछड़ा दलित मुस्लिम। दूसरा पीडीए है अखिलेश का योगी जी का, पिछड़ा दलित और ये आपका बैकवर्ड। अब इसमें इकट्ठा कौन, वोटर कौन है? ये बुरके वालों के लिए कोई अलग गाइडलाइन तो नहीं बन रही है? जैसे एक जमाने में आपने देखा होगा, गाय का मांस उधर फेंक दिया, सुअर का मांस उधर फेंक दिया, बहुत चलता था। अब हुआ क्या, वहाँ पर वो नहीं, जो कैमरे होते हैं हर जगह, तो कैमरे लग गए, हर 10 कदम पे कैमरे। ये यूपी की बड़ी पकड़ जा रहा है मामला। अब वो मांस का वो किस्सा खत्म हो असल में मोबाइल नहीं, ये सब बड़ा गड़बड़। हाँ, तो कहीं पुलिस डंडा चलाती है, 4 लोग रिकॉर्डिंग करने लगे। अरे क्यों रिकॉर्डिंग करते हो भाई? अच्छा ये बताइए, बुर्का क्या आज ही कल वो पहन के जाएंगी वोट डालने? उससे पहले बुर्का पहन के नहीं चलती सड़क पे। बुर्का तो उनको दाढ़ी, मैंने कहा दाढ़ी बैठे तो हैं दाढ़ी वाले, ये तिलक लगा के नहीं आए वरना इनको। अच्छा, मेरा कहने का मतलब ये है, क्या कारण था कि जहां पर लोग बनारस में 10 लाख वोट से जिता की बात कर रहे थे, वो 1.5 लाख पे रह गए जी। जहां पर केवल योगी के नाम पर ये 9 सीटें जीत जानी चाहिए थी, वहां पर इतनी लंबी फौज क्यों? और फिर ये बताइए, जो आम जनता है वो जो पैटर्न पे आ गया, उसमें ऐसा नया क्या हो गया 4-5 महीने में? ये रामपुर खास का चुनाव नहीं, ये रामपुर का चुनाव नहीं आजम खां वाला, ये एक चुनाव था। ये 9 चुनाव हैं, इसमें हर किस्म के, हर जात के। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। मैं वीरेंद्र जी को आमंत्रित करता हूं इस परिचर्चा में। वीरेंद्र जी, स्वागत आपका। कल मतदान होने जा रहा है, उम्मीद करता हूं कि आपने ग्राउंड जीरो पे सब तैयारियां करवा ली होंगी। तो आप मुझे बताइए कि कहां से क्या रिपोर्ट मिल रही है? ये बुर्का, काला बुर्का और लाल पर्ची, कहीं खुदाई हो रही है, क्या चल रहा है ग्राउंड पे? देखिए ब्रजेश जी, ये बड़ा आज का जो डिबेट है, आज हम जिस विषय पे बात कर रहे हैं, ये सवाल खड़े कर रहे हैं, बड़ा आश्चर्य में डालता है कि चुनाव लोगों को इस बात के लिए अपील किया जाता है कि आप अधिक से अधिक संख्या में निकलिए और वोट डालिए, लेकिन लाल पर्ची और तमाम जांच पड़ताल ये भय पैदा करते हैं
कि मतदान कम हो। एक और चुनाव आयोग और प्रशासन का ये हमेशा कोशिश रही है कि मतदान का प्रतिशत बढ़ाया जाए, लेकिन जो उत्सव कहा जाता है उसमें उस प्रतिशत को बढ़ाने के बजाय कहीं कहीं पर यह कोशिश रहती है कि लाइन लंबी हो, पुलिस आई कार्ड चेक करे, लोग लौटाए जाएं, जरूरत पड़े तो लाठी भी चल जाए। तो ये साफ है कि हम किस उद्देश्य से चुनाव कराते हैं और जमीन पर हम करना क्या चाहते हैं। बड़ी विचित्र सी स्थिति है कि जिस जिला प्रशासन और आयोग को उत्सव बताया गया और कहा गया वोट प्रतिशत बढ़ाइए, सब लोग मताधिकार का प्रयोग करें, वहां लाल पर्चियां, बुर्का, ये सब लोगों को डरा रहा है। उल्टा हो रहा है, मतदान धीमा करिए, लंबी लंबी लाइन लगाइए, तो ये चीजें अपने उद्देश्य को नहीं पहुंचती हैं जी। ये जरूर है कि फर्जी वोटिंग रोकना, बोगस वोटिंग रोकना, ये हमारे जिला प्रशासन, पुलिस, आयोग सबका काम और जिम्मेदारी है, इस पर किसी को एतराज नहीं है। लेकिन जब ये देखा जाता है कि किस इलाके में किसका वोट ज़्यादा है, वहाँ ये सब षड्यंत्र होते हैं, तब ये चुनाव की शुचिता पर सवाल खड़े होते हैं। आज की रात खाली पर्ची वालों के लिए और बुर्का वालों के लिए ही भारी नहीं है, ये थानेदारों पर भी बहुत भारी है, प्रधानों पर भी बहुत भारी है और कोटेदारों पर भी बहुत भारी है। आप बड़ा मैं देख रहा हूँ कि तो प्रधान और कोटेदारों की चिंता को कल भी आप भाई, क्या बात क्या है भाई, प्रधान और कोटेदार क्यों परेशान है भाई? इस चुनाव परिणाम से डीएम की कुर्सियां हिलेंगी, एसपी की कुर्सी हिलेगी। ये चुनाव परिणाम, ये चुनाव इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है। इतना ही नहीं, जो मंत्रियों की ड्यूटी लगी है, चुनाव परिणाम के बाद मंत्रिमंडल का जब विस्तार होगा जनवरी फरवरी में, तो फिर इनके लिए भी आसान नहीं होगा अपनी सीट बचाना। ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है उत्तर प्रदेश में। और हाँ, आप ये देखिएगा। लेकिन आप हैरत की बात यह है कि जया बच्चन और डॉक्टर दिनेश शर्मा का सपा और भाजपा ने चुनाव प्रचार में कोई इस्तेमाल नहीं किया। ये बहुत बड़ी चूक कर दी, नहीं तो एक तरफा आंधी चल सकती थी और ये सपा और भाजपा दोनों के लिए काफी नुकसानदायक है। वैसे ओपी राजभर, संजय निषाद, अनुप्रिया पटेल, जो ये सहयोगी दल हैं भाजपा के, ये भी उस तरह से सक्रिय नहीं रहे जैसा कि इनको दिखना चाहिए था, या बीजेपी को शायद इनके सहयोग की जरूरत नहीं थी। ब्रजेश जी, गैर जाटो जो है वो लोकसभा में किसके साथ था और अब इस चुनाव में किसके साथ रहेगा? खैर की सीट पर यह तय होगा कि समाजवादी पार्टी ने जो जाट प्रत्याशी दिया है वो जयंत चौधरी के साथ जाट रहेगा या सपा के साथ जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर योगी सरकार को अपेक्षित सफलता नहीं मिली तो उनके खिलाफ अगले दिन से लामबंदी फिर से लोग शुरू कर देंगे और एक मुहिम चालू हो जाएगी। ये भी एक बहुत बड़ा इस चुनाव पर असर डालेगा, इस चुनाव का परिणाम। इन नारों की भी परीक्षा होगी कि बटोगे कटोगे ने वोट दिलाया कि नहीं दिलाया। 27 के सत्ताधीश और भाजपा के खेवनहार, ये सब भी नारे जो चले हैं, ये भी पीडीए से लेके तमाम सारी इनकी भी संजय निषाद वाली होर्डिंग हट गई क्या जी? संजय निषाद वाली होर्डिंग हट गई अभी, चूंकि वीरेंद्र जी को पता संजय निषाद 27 के खेवनहार लिखवाए थे, वहां नाम पनिए नहीं तो रेतम चलाए दिन। अभी 27 में बहुत टाइम बाकी है, तब पता लगेगा कि वो नाव खे पाएंगे कि नहीं। वैसे उनको कोई सीट मिली नहीं तो वो ज्यादा सक्रिय भी ये राजभर जी को, अनुप्रिया को और अजय राय, कांग्रेस, ये सब भी इस चुनाव में मुझे इरेलीवेंट दिख रहे हैं। राजभर तो खबरों से गायब है एकदम। ब्रजेश जी, कांग्रेस के पास तो 2 विधायक हैं, वो उनके पास कोई ज्यादा जनाधार नहीं है। कानपुर में थोड़ा बहुत है तो वहां इनके लोग दिखे थे, बाकी सब वायनाड में चले गए। वायनाड में तो कांग्रेसी
वहाँ लुंगी पहन के और टीका लगा के प्रचार कर रहे, वहाँ बन रहे केरलाइट बन गए थे सब। और उसके बाद से वो खाली अपने अपने घर पे हैं। अब मुंबई में प्रचार कर रहे हैं कांग्रेस, यहाँ वो जानते हैं कि सपा। लेकिन राजभर और अनुप्रिया पटेल तो मझवा में, वो मिर्जापुर में थी भी, उनका प्रचार मतलब मामूली रैली टाइप मतलब किया, कोई एक्टिव नहीं दिखी मुझे। हाँ, उनका प्रचार कम रहा। लेकिन ये चुनाव देखिए बहुत बड़ा चुनाव है। अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ दोनों की जो सियासत है, जो उसके पैमाने को नापने के लिए, उनके कद के लिए, किसका कद बढ़ेगा किसका कद घटेगा, उसको भी ये चुनाव परिणाम तय करेंगे। वैसे बीजेपी ने कहा है कि हम 8-1 से चुनाव जीतेंगे। एक कौन सी छोड़ दी? एक सीट वो शायद मान रहे करहल वो ना जीत पावे, बाकी वो सब सीट जीत लेंगे। ओके। लेकिन अब देखिए चुनाव परिणाम क्या रहता है जी। लोग तो ये मान रहे हैं कि 50-50 रहेगा, 4 या 5 भाजपा जीत सकती है। अब ये तो परिणाम आएगा तो पता चलेगा। लेकिन आज रोहित अग्रवाल बैठे हुए हैं, उनके लिए एक शेर पढ़ूंगा। और चूंकि उनकी हर डिबेट में खां साहब से लड़ाई हो जाती है, तो उनके लिए है कि बगैर मतलब के मेहरबानी नहीं चलेगी और बुजुर्ग लोगों से बदजुबानी नहीं चलेगी। और जरा अदब से बुजुर्ग लोगों से बात कीजिए, ज्यादा दिनों तक ये नौजवानी नहीं चलेगी। अगर सलीका पता हो तुमको तो इश्क करना, बगैर मौसम ये सब शेरवानी नहीं चलेगी। आपको सलूट है वीरेंद्र जी। थैंक यू, बहुत शुक्रिया है वीरेंद्र जी, आपका बहुत धन्यवाद। ग्राउंड जीरो से काफी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स रखे वीरेंद्र जी से। ये प्रधान कोटेदार वाली मिस्ट्री में अभी भी नहीं समझ पाया, आप लोग मुझे अभी समझाएंगे। हाँ, मुझे चूंकि आइडिया नहीं ज़्यादा, तो आप लोगों से इसके बारे में बात करूंगा। आनंद दुबे मेरे साथ मौजूद हैं। सेकंड राउंड शुरू करते हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। आनंद जी, पहले राउंड से 2 विषय निकल कर सामने आए। एक, आप ह्यूज पोलराइजेशन का सहारा ले रहे हैं चुनाव जीतने के लिए। पॉइंट नंबर 2, आपके जो एक्टिव पॉलिटिकल पार्टनर हैं सत्ता में, अनुप्रिया पटेल, ओम प्रकाश राजभर और संजय निषाद, गायब हैं सब। इन दोनों का जवाब तुरंत देता हूं, फिर बाकी जवाब। पहली चीज ये है कि पोलराइजेशन कौन कर रहा है, जमात की चिट्ठियां कौन लिखवा रहा है, वोट जिहाद की बातें कौन कर रहा है, ये लोकसभा के चुनाव से और महाराष्ट्र के चुनाव से लेकर झारखंड के चुनाव तक सबको दिख रहा है। अल्लाह कसम भाजपा को वोट दोगे तो अल्लाह नाराज हो जाएगा, ये कौन कह रहा है? ये इंडी गठबंधन के लोग कह रहे हैं। तो पोलराइजेशन कौन कर रहा है ब्रजेश जी? ये पूरा देश जानता है और सब लोग इस बात को देखते। अब मैं आपकी दूसरी बात पर आता हूं। जो आपने कहा हमारे सहयोगी ओम प्रकाश राजभर जी ने मुख्यमंत्री जी के साथ ज्वाइंट रैली की, अंबेडकर नगर में की, बाकी जगह पे की, हमारे संजय निषाद जी उसमें मौजूद रहे, अनुप्रिया पटेल जी चुनाव प्रचार में दिखी। जो लोग संविधान बचाने के लिए किताब दिखा दिखा के बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, वो उत्तर प्रदेश में ज्वाइंट रैली नहीं कर पाए, नहीं हो पाई समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की ज्वाइंट रैली। ठीक, सही फैक्ट है। अब मैं आता हूं। इन्होंने हमारे समाजवादी पार्टी के जो आज के प्रवक्ता है ब्रजेश जी, मैं चाहूंगा कि अक्सर इनको बुलाया करिए। इतना ईमानदार और इतना विद्वान समाजवादी पार्टी में मैंने प्रवक्ता, निश्चित रूप से मैं इनकी तारीफ करूंगा। ठीक है, इनकी बात में माल्यार्पण कर दीजिएगा। हाँ, बिल्कुल करूंगा। इसलिए कि इन्होंने देखिए कितने बेबाकी से सच को स्वीकार किया कि 17 से पहले कैसी स्थिति थी, मारा जाता था, पीटा जाता था, रास्ते में रोक लिया जाता था और थाने भी नहीं जाने दिया जाता। कुछ अपना काम धंधा भी बता दिया। सर आप प्लीज वेट, सर एक सेकंड आप रुक जाए बीच में, आप ही को टाइम दूंगा। आप सर इतना सब्र होना चाहिए, कर्नल साहब आप इतना सब्र होना चाहिए सर, आप बीच में ना बोले सर, मैं सीधे आपके पास आप सर प्लीज सर पेशेंस बस सब्र रखें। ओके दुबे जी की तारीफ की, 20 सेकंड और बचे सर। और बहुत तरीके से इन्होंने छोटी सी फिल्म में समाजवादी पार्टी का पूरा चरित्र बता दिया। अब मैं तीसरी चीज पे आता हूं, जो हमारे पैनलिस्ट कुछ जो समाजवादी जो कांग्रेस के सपोर्ट में बोल रहे थे उनकी बात। जो लोग संविधान बचाने की बात करते हैं, उन्होंने 15-16 में अनुसूचित जाति के छात्रों की छात्रवृत्ति रोक दी उत्तर प्रदेश में।
2 लाख दलितों का प्रमोशन में रिजर्वेशन छीन के उनको डिमोट करने का काम किया। आजम खान ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को भूमाफिया बताया और अखिलेश यादव जी ताली बजाते रहे मंच पे बैठ के, और अभी उनसे मिलके आए हैं। और सुन लीजिए, जिन्होंने मंडल कमीशन की सिफारिशें रोकी, जिन्होंने काका कालेलकर कमेटी की सिफारिश नहीं लागू होने दी, जिन्होंने एक अंतिम सवाल है संवैधानिक दर्जा नहीं दिया, जिन्होंने नीट में पिछड़ों को आरक्षण नहीं दिया, जिन्होंने राज्यों को पिछड़ा सूची तय करने का अधिकार नहीं दिया, वो बात कर रहे हैं कि संविधान एक सवाल लीजिए। 10 सेकंड विजय जी, 10 सेकंड। संविधान पर कुछ नहीं है खतरा, परिवारवादी है खतरे में, न तेरा घर है खतरे में, न मेरा घर है खतरे में। ये रोहित अग्रवाल आपको सौतेला बेटा बता रहे हैं? नहीं, रोहित जी हमारे भाई हैं और हम सब मिलके साथ चल रहे हैं। हाँ, उत्तर प्रदेश से जो लोग सौतेला व्यवहार किया करते थे, थैंक यू सर। उत्तर प्रदेश की जनता ओके, बहुत शुक्रिया कर्नल साहब। गो अहेड। अब आप बताइए क्या ऑब्जेक्शन था। और मैं सबसे अनुरोध करूंगा कि अपनी बारी में बोलिएगा। आज की डिबेट लाखों लोग सुन रहे हैं, उन तक सही बात आपकी पहुंचे, तो बारी बारी में बोलिएगा। कर्नल साहब बोलिए। हमारे भाजपा के साथी ने बहुत कसीदे पड़े मेरी तारीफ में, तो मैंने रिकमेंड किया माल्यार्पण, तो मुझे भी थोड़ा सा मर्म आ गया, तो मैंने कहा इनको सही सलाह दे दूं और इनको याद दिला दूं कि 10 साल से दिल्ली में, 8 साल से उत्तर प्रदेश में बैठे हो, ये कटोगे बटोगे करते रहोगे, कुछ काम धंधा किया उसके बारे में बताओगे। बस मैं उनको याद दिला रहा था, हल्की हिंट दे रहा था कि मौका है आज और वोट मांगिए। लास्ट में दूंगा 20 सेकंड। मैंने कहा मौका है, सुबेरे वोट पड़ना है, फटाफट लाइन से बता दीजिए कि 10 साल में आप क्या किए हैं, ताकि सुबेरे वोट पड़ सके। और ये मेरा मर्म स्वीकार नहीं कर पाए, ये मुझे अच्छा नहीं लगा, लेकिन अब हम आपका चेहरा बता देते हैं। 2014 में भी कटोगे बटोगे ही था, कुछ नया नहीं था। 2019 में भी कटोगे बटोगे ही था, कुछ नया नहीं था। इसलिए 2024 में जनता ने तय किया कि ये तो कुछ नया करेंगे नहीं, हम नया कर लेते हैं। और जब 2027 के नज़दीक पहुंच गए तो जनता को ये मालूम चल गया कि वास्तव में अभी आप अभी भी नहीं समझ पाए हो कि जनता क्या मांग रही है। अब सुनिए जनता क्या मांग रही है। मैं सैनिक प्रकोष्ठ का प्रदेश अध्यक्ष भी हूं और सारे फौजी डोर टू डोर गांव 11 नंबर की बस से पैदल चलते हैं। 250 गांव करहल में मैं स्वयं पैदल चल के आया हूं। आपका पैनल खुला हुआ है, मैं आपके दर्शकों से अपील करूंगा कि कोई उसमें टाइप कर दे अगर उसने करहल में मेरी शक्ल किसी गांव में नहीं देखी है, मेरा दावा है। अब इसके बाद जमीन की हालत सुन लीजिए। गाँव में बालक छोड़िए, जो बड़े बुजुर्ग हैं वो बात कर रहे हैं, खैर लला जे लास्ट में आओ कुत्ता की तरह लड़ाए दे तो वोट लेके निकल ले। अब नाय हुई है, अब जो नाय हुई है, अब हमें तो आप सिर्फ करहल गए कि और भी जगह गए? सब जगह गए, मझवा गए, फूलपुर गए, कटेरी गए। मैं आपको गांव की स्थितियां बता रहा हूं। चलो अपना आकलन बता दो क्या रहेगा। मैं बता रहा हूं, हर समाज कह रहा है सुनो ये अंग्रेजी छोड़ो। ये सचिवालय मंत्रालय जब लखनऊ में जाते हैं ना तो रुपया देना पड़ता है हर कुर्सी पे। हमारी जात बिरादरी का एक चपरासी बाबू नहीं है, हमारे लला को नौकरी नहीं है। और सुनिए करहल में लाठियां चल रही है, ये भी खाद मांगने वालों पे लाठियां चल रही है करहल में। धन्यवाद, तो बहुत शुक्रिया। अभी वोट की लाठी कल सवेरे से पड़ेगा दुबे जी, शाम 7 बजे तक लाठियां गिनना और 23 तारीख को वो लाठियों वाले वोट भी गिन लेना। तुम्हें समाजवादी पार्टी के अलावा कुछ याद नहीं आता। थैंक यू, बहुत धन्यवाद कर्नल साहब, धन्यवाद अपनी उपलब्धि। कर्नल साहब धन्यवाद। शून्य बटा सन्नाटा हो, बताओगे क्या? जनता को पता है। ठीक, अब बताओ क्या ऑब्जेक्शन कर रहे थे, बोलो। नहीं, देखिए जनता तय कर चुकी है, जनता को पता है कि ये सब खाली दिखावा करते हैं। कौन? समाजवादी पार्टी वाले। समाजवादी पार्टी आपके पास तुरंत आ रहा हूँ, रुक जाओ, अभी तुरंत आऊंगा। अब अपनी अपनी बारी बोलिएगा, मैं सबसे निवेदन है बोलिए, कोई बात नहीं। अब 60 सेकंड बोलिए। तो देखिए अनइंटरप्टेड। हाँ देखिए, ये समाजवादी पार्टी वाले हैं, इनको सर कर्नल साहब, कर्नल साहब आप ऐसे नहीं थे सर, आपको मर्यादा और संयम रखनी चाहिए सर, संयम। और अब आप मेरी, अच्छा मेरी शर्म कर लो, अच्छा मेरी शर्म कर लो, मेरी शर्म कर लो, थोड़ा रुक जाओ, बोलिए गो अहेड। आपको देखिए, अब आप बोल लिए तो आप दूसरों को डिस्टर्ब नहीं कर सकते, ये गलत धारणा करिए। गो अहेड, बोलिए। अब जिन लोगों ने 1989 में हम लोग को धोखा देके अपनी अस्तित्व को बनाया, अब वो हमको बताएंगे कि हमने कहाँ हम पलट गए। 22 में क्यों आए थे? तो स्थिति बिल्कुल साफ है। देखिए क्यों आए थे? इतना संयम। आप देखिए कितने अराजक लोग हैं, आप देखिए कितने प्यार, हमें सुनना चाहिए, कितने अराजक लोग। कर्नल साहब हमें संयम रखना चाहिए। ऐसे ही संयम। लाल पर्ची मिलेगी कि नहीं मिलेगी? अब बताइए लाल पर्ची मिलेगी कि नहीं मिलेगी? डिबेट पे बोलने पे लाल पर्ची नहीं दे सकते, गलत बात बोल रहे हैं। तो देखिए, बोलो। मैं एक तो बधाई दूंगा आपको ब्रिजेश जी, आज कम से कम आपने कांग्रेस को पैनल में जगह नहीं दी, क्योंकि आपने भी अब मान लिया कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की जगह है, आपके पैनल तक रहने की भी नहीं है। तो इसके लिए मैं आपको बधाई दूंगा पहले तो। दूसरी चीज तो इसका तो धन्यवाद दो कि
भले एक सीट मिली प्रत्याशी बीजेपी का, आपको बुला तो लेते हैं। हाँ, क्योंकि आप किसानों की चिंता करते हैं। आपको पता है अगर राष्ट्रीय लोकदल पैनल पे है तो वो किसानों की बात करेगा। काफी डीएपी और जा रही है किसानों घरों की, में हाँ लोगों की। बिल्कुल, किसानों की आप करना भी बात कर रहे बताएंगे हैं। तो ये मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि 23 तारीख के बाद हर किसान को किसी भी तरीके की डीएपी की समस्या नहीं होगी, क्योंकि अभी हम अगर कुछ ऐसा करेंगे, कोई आदेश देंगे तो कह देंगे साहब चुनाव को प्रभावित कर रहे हैं। फसल को दूसरी बात साफ समझ लीजिए, करना दूसरी बात बिल्कुल साफ समझ लीजिए ब्रजेश जी, 23 तारीख को मीरापुर में राष्ट्रीय लोकदल की मिथिलेश पाल जैसे ही जीतेंगी, सबसे पहला मुद्दा वो उठाएंगी तो गन्ना किसानों को 400 रुपए का रेट दिलवाने का उठाएंगी। और हम आश्वस्त करते हैं मिथिलेश पाल जीतने के बाद 400 रुपए का गन्ने का रेट हम हर किसान को दिलवाने का काम करेंगे। ओके, कर्नल साहब वो है, बोलिए क्या ऑब्जेक्शन? डीएपी कह रहे हैं 23 के बाद दिला देंगे, तो 400 रुपया भी 23 के बाद दिलाएंगे, कह रहे हैं ना 23 के बाद देंगे। ये किसानों की बात है, जब सीजन निकल जाएगा तब आप खाद अरे दिलाएंगे। थोड़ा लेट नहीं, अरे भाई अभी सीजन थोड़ा लेट फसल कर लो, लेट कर लो। नहीं, लेट क्यों कर लेंगे, निकल जाएगा, अच्छा, सड़ जाएगा। आलू है, गेहूं है, सब पॉसिबिलिटीज एक्सप्लोर कर रहा हूं। किसानों की बात जब करते हैं तो किसानों की बात ठीक से करनी चाहिए। ओके, आप बोलो, आप कहो। दूसरी बात यह है कि ये मंडल की बात अभी कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी के मंडल बीपी सिंह जी प्राइम मिनिस्टर थे और भारतीय जनता पार्टी ने समर्थन दिया था, और जैसे ही बीपी सिंह ने मंडल आयोग लागू किया वैसे ही भारतीय जनता पार्टी ने समर्थन खींच लिया, नहीं चलने दिया। तो मंडल की बात करेंगे, ये नहीं कर सकते। बीएसपी कहीं लड़ रही है 9 में सब पे लड़ रही है, सब पे लड़ रही है। नतीजा आने दीजिए, देखिएगा फिर। अभी तो चंद्रशेखर से ही पार नहीं। अब फिर लीजिए, चंद्रशेखर कोई मतलब नहीं है, माने नहीं है। देखिए अब चंद्रशेखर बड़े नेता है, ऐसे मत कहिए। आपके बीच में नहीं बोला, चंद्रशेखर बड़े नेता है, ऐसे मत कहिए। जुड़ा दूंगा मैं। नहीं, चंद्रशेखर बड़े नेता, दलितों के नेता है तो आप कह रहे कोई मतलब नहीं है। चंद्रशेखर दलितों के नेता नहीं है। हम किसानों के नेता है, हम किसानों के नेता है, हम किसानों के नेता है। लेकिन क्या चंद्रशेखर दलितों के नेता नहीं है? आप दलितों के नेता को कह देंगे कि उसका कोई मतलब ही नहीं है, मतलब वो दलितों का नेता हो गया तो उसका कोई चंद्रशेखर इनका आदमी है क्या? सांसद है चंद्रशेखर से इनसे कोई? आप बताइए, आपके कितने सांसद हैं? किसका? चंद्रशेखर का कौन? ये आरएलडी वाला। क्यों, किसका आदमी? हाँ, चंद्रशेखर दलित समाज से आते हैं, हम उनका सम्मान करते हैं। सम्मान करते हैं, मिलने क्या सम्मान करते हैं, बताइए। अच्छा, धन्यवाद। अच्छा, मत लड़ो। ओके, सुनील शुक्ला जी को लड़ो ना सर, रुक जाओ। अच्छा, शांत हो जाओ, 10 सेकंड। आजा 10 सेकंड आप प्लीज, आप ठीक है 10 सेकंड बोलिए, मत झगड़ा मत करो प्लीज। देखिए, सुन लीजिए, चुनाव घोषित होने के पहले मुख्यमंत्री जी ने सब अपने मर्जी मुताबिक डीएम, एसडीएम, एसपी और तहसीलदार पोस्ट किए हैं। और डीएम क्या कहता है और एसडीएम क्या कहता है? कोटेदारों से तुम्हारा कोटा खत्म, अगर इस चुनाव में नहीं जीते तुम्हारा कोटा खत्म। तो कोटेदार थोड़ी वोट दिलाता है, कोटेदार वोट दिलाता, कहता है कि अगर नहीं वोट दोगे तो तुमको हम इसका मतलब कोटेदार बहुत इंपॉर्टेंट आदमी है। नहीं, कोटेदार भी और प्रधान भी। प्रधान से कहा जाता है तुम्हारा बस्ता रखवा लेंगे, समझ लेना, अगर तुम्हारे ग्राम सभा से वोट नहीं पड़ा। काफी अनुभव है, आप जिस तरह से डांट, मुझे लगता है कोई जिलाधिकारी बोल रहा है जैसे। नहीं, मैं काफी अनुभव रखते हो। अनुभव तो है ही, इसलिए चुनाव लड़ा हूं। जिसको चुनाव का पता नहीं वो आप साहब बोलेगा। ओके सर, धन्यवाद। प्लीज मैं सुनील शुक्ला जी को आमंत्रित करता हूं। सर एक बार लास्ट कर दीजिए कि किसानों की बात करने वाला आदमी ओके, सुनील जी आप मुझे बताइए सर, गन्ने की बात नहीं करेगा। क्या ध्रुवीकरण का मुद्दा है, किसानों का मुद्दा है, बेरोजगारी मुद्दा रहेगी, या फिर परंपरागत तरीके से ही वोट पड़ेगा? सुनील जी, किसानों का मुद्दा है, और आपने कहा कि युवा जो है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जाएंगे। ये वही युवा है जिनको पीसीएस की परीक्षा के 4 दिन पहले 4 दिनों तक सड़क पर बैठना पड़ा लोक सेवा आयोग के सामने, बातचीत करने के लिए कोई तैयार नहीं हुआ। आप तो ये अग्रवाल साहब कह रहे हैं कि 23 तारीख के बाद वो किसानों की बात मान लेंगे। 1 साल तक किसानों ने आंदोलन किया था उस काले कानून को वापस करने के लिए। आप कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी पिछड़ों के और दलितों के आरक्षण की बात करती है। कर्पूरी ठाकुर की सरकार को किसने गिराया था? कर्पूरी ठाकुर को क्या क्या नहीं कहा गया था? जब विश्वनाथ प्रताप सिंह जी की सरकार ने मंडल कमीशन लाया, आनंद जी प्लीज, आनंद जी, हाँ सर कंटिन्यू। जब उसके पहले आप आइए, चौधरी चरण एक सेकंड, आनंद जी रुक जाओ भाई, रुक जाओ। शुक्ला जी कंटिन्यू की बात कही, आनंद जी प्लीज। और जब आनंद जी आपकी आवाज नहीं जा रही सर, प्लीज इनके आगे लिखिए ना भाई, कांग्रेस का प्रवक्ता ये कहां इनको आपने सामाजिक विश्लेषक बना? आपको मालूम नहीं है, सुनील शुक्ला जी
पिछले 35 साल 36 साल से पत्रकारिता में है। कौन और सुनिए, कांग्रेस का पक्ष ले रहे हैं। अरे लिखिए, कांग्रेस सरकारी का पक्ष मीडिया में भी काम कर चुके हैं, दूरदर्शन अरे और पत्रकारिता रेडियो हमने में भी की है कर भाई चुके साहब। हैं। आप जैसे ये बोल रहे हैं इनको बोलिए, तो लिखिए सर बोलने कांग्रेस तो के दो, हैं। आप अपना विचार हर आदमी रख सकता है। एक सेकंड बोलिए। ओके, शुक्ला जी गो, आप बैकअप कर दीजिए। आप में से कोई नहीं, आप में से कोई नहीं बोलेगा, सिर्फ शुक्ला जी बोलेंगे। शुक्ला जी कंटिन्यू। अगर मैं कोई तथ्यात्मक गलत बात कर रहा हूं तो आप उसे खंडन कर कर्पूरी दीजिए, बोलने ठाकुर से को क्यों भारत रोकेंगे? रत्न हमने दिया या नहीं? क्यों नहीं कांग्रेस ने किसने दिया? धरना मैं दिया? पूछना चाहता हूं, क्यों नहीं दिया अरे कर्पूरी ठाकुर को? लालू यादव ने क्यों नहीं हाँ, मांग अब की? एक सेकंड दुबे जी, थोड़ी तसल्ली रखो, जवाब आने दो। बोलिए शुक्ला कर्पूरी जी। ठाकुर की सरकार को किसने गिराई थी? कर्पूरी ठाकुर को कर्पूरी भारत ठाकुर किसने को दिया? बस ये बताइए मुझे। कैलाशपति जी, कर्पूरी जी को कैलाशपति जी ने किन किन संबोधनों से सब नवाजा था? चौधरी चरण सिंह की सरकार को किसने गिराया था उत्तर प्रदेश में? डॉक्टर भारतीय जनता संघ का अम्बेडकर अपना को इतिहास भारत याद कर रत्न लीजिए। नहीं पुराने दिया, पत्रकारों को कर्पूरी बधाई ठाकुर को नहीं दिया, थोड़ी सी- चौधरी चरण सिंह को नहीं दिया। सर धन्यवाद सर। आप क्या बात सर करके सर आप थैंक यू लोग- सर, थैंक यू सर। जीवित एक सेकंड दुबे जी, आप विचलित ना हो सर। दुबे जी आप विचलित ना हो। राजीव जी को पहले मिल गया। दुबे जी, गजब है। दुबे जी विचलित ना हो, सुन लो, सीनियर आदमी है, उनकी बात सुनो। सर 10 सेकंड और है सर। सीनियर आदमी- सर समय पर बात बात कंप्लीट बोले करें तो सर। समझ में आए। सर धन्यवाद दुबे जी, शुक्रिया। ये दुबे लिखा ना प्रवक्ता दुबे जी कांग्रेस, धन्यवाद। मैं सुनने को तैयार हूं। हाँ दुबे जी तो सुन लो, कभी आलोचना भी सुननी चाहिए। सवाल यही शुक्ला है जी कि बोलिए। किसानों का प्रवक्ता मुद्दा हो, कांग्रेस से विद्यार्थियों कोई का है। मुद्दा, ये गंभीर है। जी इन मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी बात नहीं करना चाहती। अगर किसानों को खाद नहीं मिल रही है, अगर किसानों को उनके एमएसपी नहीं मिल रही है, अगर किसानों कहाँ को MSP उन्नतशील नहीं मिल रही है, बीज नहीं मिल बताइए रहा जरा। है, कहाँ अगर उनकी MSP उपज- नहीं अरे मिल रही है? एमएसपी गारंटीड नहीं है दुबे जी, और आप कहाँ DAP नहीं जोर मिल जोर रही है? बोल के उनकी बात क्यों एक दबा आध रहे हो? जगह कहीं समस्या हो सकती ओके। है, लेकिन हमने सुनिश्चित जब किया कोई है फैक्ट कि रखता है तो हर दुबे जी जगह तुरंत DAP टोकने मिले, दौड़ हर पड़ते जगह हैं। यूरिया रुक जाइए दुबे जी, लगातार दुबे जी रुक जाओ। खरीद हो रही है। अरे आप ऐसे नहीं थे चीनी जैसे मिले आज कर रहे किसकी हो। सरकार में हुई? एक सेकंड रुको रुको, शुक्ला जी 10 सेकंड बचे हैं सर, प्लीज कंक्लूड करो। अगर ब्रजेश जी पीसीएस की परीक्षा की डेट घोषित कर दी गई और विद्यार्थी मजबूर हो जाए सड़क पे आने के लिए, तो क्या यह सरकार के प्रति समर्थन है? क्या यह युवाओं का आक्रोश नहीं व्यक्त नहीं करता? अगर किसानों को खाद नहीं मिल रही है और वो सड़क पर लाठियां खा रहे हैं, तो यह आक्रोश व्यक्त थैंक नहीं यू करता? सर, बहुत शुक्रिया सर। सर थोड़ा सा वक्त का अभाव है दुबे जी, अब आप मुझे बताओ कि आप क्या आकलन करते हो कि इस चुनाव में क्या माहौल जनता के बीच आपको दिखाई दिया? ब्रजेश जी, इस चुनाव में 9 चुनाव में किसी का कद घटे बढ़े, सीएम का कद घटे बढ़े, अखिलेश यादव कद घटे बढ़े, कोई फर्क नहीं पड़ता। कद घट रहा है छात्रों का, कद घट रहा है झांसी वाले स्वास्थ्य सेवाओं का, अभी जो कांड हुआ है बहुत दुखद था। ये जो इनका जो कद घट रहा है, इसका जिम्मेदार कौन होगा? चुनाव तो जीत जाएंगे आप, नहीं जीत जाएंगे, वो देश की तीसरे नंबर की पार्टी है और ये वर्ल्ड के ये मठों के तो कह तो रहे हैं कि रेट 30-23 कोई के बाद नहीं, बढ़वा कुछ दें। नहीं, सब केवल वो कट जाओगे बढ़ जाओगे, वो अब तो ये जो स्वास्थ्य जनता का नुकसान हो रहा है। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आप सबका बहुत आभार प्रकट करता हूं कि इस महत्वपूर्ण परिचर्चा में आप सबने शिरकत की और अपने अपने विचार प्रस्तुत किए। बहनों भाइयों, मैं उन सभी 9 सीटों पर जितने भी मतदाता हैं जहां कल उपचुनाव होना है, मैं उनसे आग्रह करता हूं मतदान ज़रूर करें, कैसी भी स्थिति हो, लेकिन अपना वोट डालने और अपने मताधिकार को ज़रूर आप सब सुनिश्चित करें और लोकतंत्र को मजबूत बनाएं। धन्यवाद, नमस्कार।